हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आखिरी वाला पोर्शन, कलर एंड प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन। मैं पहले वाला पढ़ चुका हूँ तो मैं सीधे वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा। थोड़ा सा सेटिंग देख लेता हूँ इसकी। तो ठीक है, ये सब हो गया है एक तरह से। हाँ भाई ठीक है, इसमें सीधा चलते हैं कलर वाले पोर्शन में। नोमेनक्लेचर हो गया है। नोमेनक्लेचर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये मैं पढ़ चुका हूँ। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में दोबारा नहीं पढ़ना चाहता इसे। वीबीटी सीएफटी हो गया होगा आपका। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बहुत ज़रूरी है। ये 5 पॉइंट तो मुझे टीचर से अपने कंफर्म करने पड़े थे, काफ़ी समझ नहीं आ रहे थे ये, तो इनको एक बार देख लेना। बाकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं कहूँगा एक तरह से स्टार मार्क कर दे रहा हूँ इस पर। इसको मत भूलना, ये हर पेपर में आएगा तुम्हारा। EG T2G काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ठीक है, ये सब हो गया है। और उसके बाद तुम अगर अपना देखोगे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ लेना। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली बात है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि एक हैं ऑथर, फॉरेन ऑथर हुई जिनका नाम है, जो कि बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े टीचर्स जो कि हम लोग को पढ़ा रहे हैं, वो उनकी बुक को रेफ़र करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे सर ने भी एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ उनसे की बुक से रेफ़र की थी। तो वहाँ पे सल्फ़र को, क्लोरीन को सल्फ़र से ऊपर रखा गया था, और ईएन को, और नहीं, एक और जगह यहाँ पे कहीं था। तो दो जगह पे वहाँ पे दिक्कत थी। तो सही वही है, क्योंकि भाई वो बड़े आदमी हैं, तो सही वही है, पर हमें जैसे पेपर देना है, एनटीए पेपर बना रही है, तो वो एनसीईआरटी फॉलो करेगी, तो आपको यही चीज़ लिखनी थी। एक तरह से इसे ही करेक्ट मानिएगा अगर कभी डाउट आए भी तो ये हो गया क्लियर। और ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं। और चलो सिर्फ सीधे कलर में चलते हैं। ये क्या था, ठीक है। Color in coordination compounds. In the previous unit, we learnt that one of the most distinctive properties of transition metal complex is their wide range of colors. This means that some of the visible spectrum is being removed from white light as it passes through the sample, so the light that emerges is no longer white. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? This means this means that some of the visible spectrum of is being removed from white light as it passes through the sample, so the light that emerges is no longer white. अच्छा, कहने का मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट पे लाइट आई एक्स, पर जब लाइट गई तो वो एक्स माइनस समथिंग थी, है ना, कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई, तब वो जो निकली, जब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई तो वो वाइट नहीं रही। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच इज एब्जॉर्ब्ड। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स, इट अपीयर्स रेड। हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक वाइट लाइट गई, ऑब्जेक्ट रखा था, सपोज ये मान लो ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जेक्ट से वाइट लाइट ऐसे पास हो गई, यहाँ पे थी वाइट, पर जब यहाँ पे गई तो उसने कुछ लाइट एब्जॉर्ब करी, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। यहाँ से सपोज निकली रेड, इसका मतलब उसने एब्जॉर्ब की ग्रीन, इसका मतलब वाइट लाइट स्पेक्ट्रम में से, वेवग्योर में से अगर हम ग्रीन हटा लें और बाकी सबको मिक्सचर देखें तो शायद कहीं ना कहीं वो रेड के बराबर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है। इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स, इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स, इट अपीयर्स रेड। गिव्स रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड एंड कलर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये यार टेबल देख लेते हैं एक बार। कलर एब्जॉर्ब्ड इन सम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं।
इनसे कोई मतलब नहीं। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, ये ज़रूरी है। एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, इन पे ध्यान देना। अगर कोई चीज़, कोई कंपाउंड है, वो वाइट लाइट में से येलो एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा कलर शो करेगा? वायलेट। ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करता है तो रेड शो करेगा। मतलब अगर कोई फर्स्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई शर्ट है, आपको रेड लग रही है, रेड लग रही, तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो रेड है। इसका मतलब ये है कि उसने वाइट लाइट में से ब्लू ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए बाकी सबके मिक्सचर से वो हमें रेड लग रही है। तो इस तरीके से इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिए हैं। इसका एक व्हील भी आता है, चलो मैं बता देता हूँ। एक व्हील आता है इसका, ऐसे कलर व्हील जिसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर बड़े आसानी से वहाँ से पता कर सकते हैं, 1 2 3, है ना। तो अब यहाँ पे करो कि एक जगह विबग्योर में से इंडिगो हटा दो, बाकी सीरियल वाइज लगा दो। वी आई हटा ही दिए, बी विब, जी वाई ओ आर। हाँ तो ये हो गया विबग्योर में से। अब देखो, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखो, सीधे से येलो है। येलो को कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा? अगर कोई चीज़ हमें येलो दिख रही तो इसका मतलब उसने वायलेट एब्जॉर्ब किया है। ग्रीन लग रही है तो रेड एब्जॉर्ब किया है। अगर हाँ ये बी है यार। अगर ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज दिखेगा। ऑरेंज दिख रहा है, नहीं, हाँ ऑरेंज अब कर रहा है तो ब्लू दिखेगा, और वाइस वर्सा है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा, बहुत टफ नहीं है। द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रीडली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया था, जो कि वीबीटी ने नहीं किया था। तो वो वीबीटी का ड्रॉबैक था, और यहाँ पे सीएफटी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कंसिडर फॉर एग्जांपल द कॉम्प्लेक्स दिस, व्हाट इज विच इज़ वायलेट इन कलर। ठीक है, वायलेट इन कलर है। वायलेट इन कलर है तो इसका मतलब क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? वायलेट का अपोजिट कौन सा है? देखो येलो, इसका मतलब ये येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन Ti3 प्लस इज अ 3D1 सिस्टम इन द मेटल d orbital is in the T2g level in the ground state of complex। ठीक भाई, +3 में तो 3D बन जाएगा, +3 में है तो 3D बन जाएगा। इन द मेटल d orbital is in the T2g level, T2g level in the ground state of the complex। ठीक है, द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज ईजी लेवल। ठीक है, जब स्प्लिटिंग हुई तो एक T2g था, एक ईजी था। अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन हमारा T2g लेवल पे है। इफ़ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रीन रीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ब्लू ग्रीन रीजन है। अच्छा, जैसे अगर हम व्हील से देखें, व्हील तो बहुत बेसिक है, तो वायलेट का अपोजिट में येलो एब्जॉर्ब कर रहा है, या येलो के अपोजिट में वायलेट एब्जॉर्ब करेगा। पर यहाँ पे अगर हम देखें एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसके वायलेट के 2 कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहे हैं। ये भी शायद एक डाउट है यार, ये मतलब 2 कलर आ रहे हैं, तो ठीक है चलो देखते हैं। अब वायलेट दिख रहा है तो इसका मतलब ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है, या ब्लू ग्रीन दिख रहा है तो वायलेट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ आते हैं सीधे, द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन इन द एम्प्टी ईजी लेवल इफ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रीन रीजन। द लाइट एब्जॉर्ब मतलब ब्लू ग्रीन रीजन सब कलर हैं, कलर लाइट है। अब लाइट की एनर्जीज होती है, तो सीधे सा है कि जैसे हर कलर की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, तो ब्लू ग्रीन रीजन की भी एक अपनी एक एनर्जी का रेंज था। इज एब्जॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स, अगर जो एनर्जी ब्लू ग्रीन रीजन की थी उसको कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया वाइट लाइट में से, तो बाकी सारी लाइट जो उसने निकाल दी, बाहर कर दी, उनका मिक्सचर क्या दिखेगा? वायलेट दिखेगा। और इट वुड एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g लेवल टू Eg लेवल। ठीक है, वो करेगा क्या ना, जब लाइट एब्जॉर्ब की उस एनर्जी की, ब्लू ग्रीन रीजन की, तब एनर्जी इलेक्ट्रॉन में गई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो T2g लेवल से Eg लेवल में चला गया। कॉन्सिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वायलेट इन कलर,
वही बात कही ना कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब किया तो बाकी कलर का मिक्सचर वायलेट ही होगा। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टू डी ट्रांजिशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पा रही है विद हेल्प ऑफ डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या है? वही है जो एक डी दो लेवल में स्प्लिट हुआ, T2G EG लेवल में। तो अब इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जा रहा है या EG से T2G में जा रहा है, दोनों ही केसेस में है तो डी ट्रांजिशन ही, और कोई ना कोई कलर तो शो करेगा ही। तो वही है कि एक्सप्लेन कर पा रहा है विथ हेल्प ऑफ डी ट्रांजिशन। VBT में सब कोई बात नहीं थी, इसलिए वहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पर CFT में हमने स्प्लिटिंग पढ़ी तो डी ट्रांजिशन कैसे हो रहा है ये समझ में आया कि भाई जब डी एक्सप्लिट कर पा रहा है तो दो एनर्जी लेवल बन रहे हैं, तो वहाँ से एक्साइटेशन पर ट्रांजिशन हो रहा है। तो VBT नहीं कर पा रही थी, VBT का ड्रॉबैक था ये। उसके बाद आगे बढ़े। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट in the absence of ligand crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless। ये इम्पोर्टेंट है। देखो स्प्लिटिंग क्यों हो रही थी? स्प्लिटिंग हो रही थी लिगेंड फील्ड की वजह से। लिगेंड जितना स्ट्रांग होता था स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होती थी, है ना। EG और T2G लेवल के एनर्जी स्टेट बहुत ज़्यादा होते थे जितना स्ट्रांग लिगेंड होता था, और जितना वीक लिगेंड होता था वो दोनों स्प्लिटिंग होती थी पर एनर्जी स्टेट बहुत करीब करीब थे, तो हम हुंस रूल वायलेट नहीं करते थे और उसी के हिसाब से एक साथ भर देते थे, पेयरिंग पहले नहीं करते थे। हाँ, तो अब इसमें कह रहा है कि अगर लिगेंड को हटा ही दें, अब भाई लिगेंड को हटा दिए तो कोई फील्ड ही नहीं, कोई फील्ड नहीं तो कोई रिपल्शन नहीं। अब कोई रिपल्शन नहीं होगा तो भाई डी इलेक्ट्रॉन में कोई रिपल्शन नहीं, तो स्प्लिटिंग क्यों होगी? स्प्लिटिंग नहीं होगी तो वही है कि स्प्लिटिंग नहीं होगी तो कलर, अब स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करेंगे कैसे? भाई जब एक ही ऑर्बिटल में तुम कहाँ ट्रांजिशन कर दोगे, है ना। तो जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोई वेवलेंथ की निकलेगी नहीं, ना निकलेगी ना एब्जॉर्ब होगी, तो कंपाउंड कलरलेस रहेगा। जब कोई वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, ना रिफ्लेक्ट हो ना ही एब्जॉर्ब होगी, हाँ जब कोई एब्जॉर्ब नहीं होगी तो सीधा सा आएगी, वाइट लाइट आई वाइट लाइट गई, तो हो जाएगा कलरलेस। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस। ये थोड़ा टफ लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस कंपाउंड। अच्छा, इस कंपाउंड से हम पानी हटा लें, H2O6 हटा लें, ऑन हीटिंग, पानी गर्म किए तो शायद पानी बाहर हो सकता है, रेंडर्स इट कलरलेस। ये चीज़ इसको कारनामा हमारा इसको कलरलेस बना देता है, मतलब वाटर निकाल लें तो कलरलेस हो जाएगा। सिमिलरली, अच्छा तो ये नोट पॉइंट था एक तरह से, इसको देख लेना। सिमिलरली एनहाइड्रस CuSO4 इज़ वाइट बट CuSO4.5H2O इज़ ब्लू इन कलर। इसे हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल, और ये ब्लू इन कलर होता है ना। काफ़ी अच्छा कंपाउंड है, देखने में बढ़िया लगता है, ब्लू विट्रियोल। द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड। हाँ तो देखो यार, यही कह रहा ना कि अभी जो ऊपर समझाया कि अगर एब्सेंस ऑफ लिगेंड हो तो कंपाउंड कलरलेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो H2O लिगेंड था, हटा लिए बॉईल करके तो ये कलरलेस हो गया। H2O जब था CuSO4 में लिगेंड था तब ये कलर्ड था ब्लू कलर, जब H2O हटा लिए तो CuSO4 कलरलेस है। तो यहाँ से ये बात हमें समझ आ गई। The influence of ligand on the color of complex may be illustrated by considering the NiH2O4 complex, which form when nickel chloride is dissolved in water। जब निकल क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्लोराइड बाहर जाता है और H2O एज अ लिगेंड जुड़ जाता है। If the di-dendrite ligand ethane 1,2-diamine is progressively added in molar ratios
1:1, 2:1, 3:1. The following series of reactions and their associated color changes occur. If the di-dendrite ligand ethane 1,2-diamine is progressively added in molar ratio, मतलब इथाइलिन डाइमीन और निकेल का रेशियो दे रखा है हमें यहाँ पे 1:1 हो, 2:1 हो, 3:1 हो. The following series of reactions and their associated color changes occurs. हाँ, अगर हमारे पास NiH2SO4 है एक्वस, ये होता है ओरिजिनली ग्रीन कलर में. ठीक है, ये ओरिजिनली ग्रीन कलर में होता है. प्लस इथाइलिन डाइमीन भी हमने पानी में डाला, इथाइलिन डाइमीन ठीक है डाल दिया 1:1 रेशियो में, है ना. ये अब रहेगा कि 1:1 रेशियो में है. ठीक है, एक हमने इथाइलिन डाइमीन डाला, एक निकलता, तो 1:2 1:1 रेशियो में है. तो अब ये जो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा कलर आएगा, पेल ब्लू कलर. इथाइलिन डाइमीन एज अ लिगेंड अंदर जाएगा और थोड़ा H2O बाहर आएगा. तो ठीक है, ये पेल ब्लू कलर हो गया. इसे नोट कर लेना. तो इसे एक बार नोट कर लेना. NiH2O4, अब वही कंपाउंड यहाँ रख दिए, है ना, ये चीज़ को यहाँ रख दिए और एक EN और जोड़ दिए. एक EN और जोड़ दिए तो मतलब किसकी बात कर रहा है, 2:1 रेशियो, है ना. EN दो जगह है, एक ये EN एक ये EN और Ni तो एक ही है, तो यहाँ पे हो गया 2:1 रेशियो. अब क्या बनेगा, ये EN भी अंदर जाएगा एज अ लीगेंड, क्योंकि EN होता है स्ट्रॉन्ग, और कलर जाएगा ब्लू या कहें पर्पल. तो ये एक पॉइंट नोट कर लेना. अब 1:3 का रेशियो हो जाएगा भाई, 2 EN अंदर एक EN बाहर एक Ni, तो 3:1 का रेशियो. EN स्ट्रॉन्ग है इसलिए हमेशा वो ऐसा लीगेंड वर्क करेगा. EN अंदर चला गया, अब ये कलर हो जाएगा वायलेट, पानी फिर बाहर. तो ये चीज़ हो गई. तो वही कह रहा था कि बस एक ऐसा नोट पॉइंट है कि इस रिएक्शन में अगर हम NiH2O6 में EN की मात्रा बढ़ाते जाएं तो कैसे कैसे कलर चेंज होगा. यानी कि अगर हम पेपर में पूछ लें कि NiH2O कंपाउंड में अगर हम इथाइलिन डाइमीन से रिएक्शन करवाएं तो कलर क्या होगा, भाई साहब गलत ना करना. देखो पहले कि इथाइलिन डाइमीन और निकेल का रेशियो कितना है ना. तो उसमें 3 कलर चेंजेस होते हैं. अगर फाइनल पूछ रहा है तुमसे, अगर इथाइलिन डाइमीन काफ़ी मात्रा में है तो वायलेट डाल दो. नहीं, फिर देखो अपना कि क्या है, 2:1 रेशियो, 1:1, 3:1, है ना. तो वहाँ से देख के ही करना. 3 कलर NCERT में इम्पोर्टेंट होगा. और अच्छा, इसी चीज़ सीक्वेंस को यहाँ पे दिखाया 9.1 पे, फिगर 9.1. एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ निकेल विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इथेन 1,2-diamine लिगेंड्स. ठीक है, NiH2SO4 एक्वस में यहाँ पड़ा है. ठीक है, EN की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, 1 EN 2 EN 3 EN. ठीक है, अच्छा वही चीज़ है कि हाँ, EN की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो कलर होगा ब्लू ग्रीन. ये पहले से था जो कि अभी हमने ऊपर देखा. अब हल्का सा मिला है तो ये कुछ इस तरह कलर हुआ, फिर डार्क ब्लू, फिर वायलेट कलर हुआ. ठीक है, कलर ऑफ सम जेमस्टोन्स, इसको पढ़ लेते हैं, ये ज़रूरी होगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं. कलर ऑफ जेमस्टोन्स. The colors produced by electronic transitions within the d orbitals of a transition metal ion occur frequently in everyday life. The colors produced by electronic transition within the d orbitals, अरे dd transition है यार, सेम बात, of a transition metal ion occur frequently in everyday life. मतलब अक्सर नॉर्मल लाइफ में भी dd transition होता रहता है. रूबी is aluminium oxide Al2O3 containing about Ruby is aluminium oxide containing about 0.57% chromium plus 3 ions. ठीक है, रूबी का वो बताया है कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. Al2O3 containing 0.7% chromium plus 3 ions, जो कि D3 होगा, which are randomly distributed in positions normally occupied by Al3. We may view these chromium species as octahedral chromium complexes incorporated into aluminium lattice
DD transition in at these centers give rise to the color. अच्छा, कहने का मतलब यार ये है कि जो रूबी था, जेमस्टोन एक रूबी, यानी रूबी में कॉन्स्टिट्यूएंट क्या थे, Al2O3 था, प्योर Al2O3। पर अगर मतलब प्योर नहीं था, Al2O3 था। अब Al2O3 था तो उस पर बहुत जगह इम्प्योरिटीज़ जैसे कहा जाता है, तो इम्प्योरिटीज़ की जगह पे क्रोमियम+3 आयन जो कि D3 है, जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब उन पे DD ट्रांजिशन होगा, वो सब प्रेजेंट है एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। बीच बीच में कॉपर एल्युमिनियम की लैटिस लेके बैठे हैं। तो अब वो उसकी अपनी शेप, अब क्रोमियम है तो भाई कोई भी कुछ शेप बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल बना रहा है यहाँ पे, जैसे +3 है, D3 है, स्प्लिटिंग होगी तो T2G बनेगा, तो DD ट्रांजिशन पॉसिबल है, जो कि एल्युमिनियम में नहीं था, क्रोमियम के कारण आ गया। तो वहाँ से अब DD ट्रांजिशन हो रहा है तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी करेगा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा, तो कलर आ जाएगा। सिंपल था यार। इन एमरल्ड, अच्छा इसको मैंने स्टार मार्क नहीं किया, जरूरी है इसको। जिनको स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, तो उनको ऐसे पढ़ना है कि इसे रिवीजन में आ रहे हो, तो सीधा ये तो अंडरलाइंड पार्ट पढ़ लेना, तो कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो बहुत कम समय है तो स्टार मार्क कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इन एमरल्ड भी एक है। क्रोमियम+3 आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइट्स इन द मिनरल बरिल। ठीक है, इसका कंपोजिशन कैसा होता है, ऐसा होता है एमरल्ड का, पर इसमें भी क्रोमियम वैसे ही बीच में घुस जा रहा है जैसा कि वो रूबी के केस में कर रहा था Al2O3 के साथ, बीच में घुसा। अब फिर उसने अपनी हाइब्रिडेशन बनाई, ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पे। अब क्रोमियम में डिजोनेशन होगा तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा, तो वही कलर आ जाएगा। द एब्जॉर्प्शन बैंड सीन इन द रूबी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, namely yellow, red and blue, causing emerald to transition light in green region. अच्छा, ये रेड वाले रूबी है। द एब्जॉर्प्शन बैंड सीन इन रूबी, मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है रूबी में, है ना, उसकी बात करी जा रही है। रूबी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। अब एमरल्ड के केस में वो उसकी वेवलेंथ और जो एब्जॉर्ब कर रहा है जो लाइट, उसकी वेवलेंथ और बढ़ा दें तो वो एनर्जी होगी जो कि एमरल्ड एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वेवलेंथ बढ़ा है तो इसका मतलब एमरल्ड कम एनर्जी की वेवलेंथ, कम एनर्जी की वेव को एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ भाई, वेवलेंथ बढ़ा दी है तो एमरल्ड कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, रूबी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। नेमली येलो, रेड एंड ब्लू, causing emerald to transmit light in green region। अच्छा, अब एमरल्ड जो है रूबी से कम एनर्जी की वेव एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी, येलो, रेड एंड ब्लू, यानी कि रूबी कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, वो लाइट जिनकी एनर्जी येलो, रेड और रूबी और ब्लू से ज़्यादा है ना, सीधा से ही मतलब है। ठीक है, अब लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या ऐसा करते हैं यार, इसे नेक्स्ट वीडियो में ही ले लेते हैं। ठीक है, चलो, ओके, बाय।